देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके बच्चों देखो पॉल्यूटेंट होते हैं ना बच्चों, आपके दो टाइप के होते हैं। दो टाइप क्या होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, क्या होगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और एक होता है बच्चों अपना क्या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो बच्चों जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी क्या है सेकेंडरी क्या है, तभी हम क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो देखो बच्चों प्राइमरी क्या होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट आर इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। ये कहाँ से इमिटेड हो रहे हैं, फ्रॉम द सोर्स, डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। दे आर इंजेक्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। ठीक है, इसका अगर अपन एग्जांपल देखें बच्चों, इसका एग्जांपल क्या देखने को मिलेगा आपको, इसका एग्जांपल होता है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, क्योंकि डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स बोला है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट आर इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, या दे आर इंजेक्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। तो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं अपन, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, CO2 हो, या सल्फर डाइऑक्साइड हो। ये क्या होते हैं बच्चों, अगर अपन देखा जाए तो ये हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात की जाए तो बच्चों ये क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर फॉर्म सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर फॉर्म, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, रिएक्शन होगी यहाँ पे किसके बीच में, बिटवीन रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट themselves। तो बच्चों अगर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाना है, देखो प्राइमरी पॉल्यूटेंट तो क्या हो रहे हैं, ये डायरेक्टली इमिटेड हो रहे हैं फ्रॉम द सोर्स, या हम बोल सकते हैं डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर डायरेक्ट। ठीक है, तो बच्चों ये तो होगा प्राइमरी। ठीक है, एक पर्टिकुलर सोर्स है उसी से अपन क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कैसे बनेंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है वही आपस में रिएक्शन करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो लाइक अगर अपन देखें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल देखें तो बच्चों ओजोन इसका एग्जाम्पल है, किसका, ओजोन। ओजोन आप देखते हो ना O3, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ओजोन में हम क्या देखते हैं बच्चों, ओजोन के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या होगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, किसके बीच में फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, किसके बीच में, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विथ यूवी लाइट। ठीक है, ऑक्सीजन विथ यूवी लाइट, इसकी वजह से क्या होता है, ओजोन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओजोन ये क्या है, ओजोन ये भी एक तरह से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो CO2 SO2, ये तो बच्चों क्या हो गई है, तीनों के तीनों हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो गए। और O3 क्या है बच्चों, हमारा ओजोन। ओजोन हमारा क्या है बच्चों, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता है, ये क्या हो रहा है, आपकी जो प्राइमरी आपकी जो पॉल्यूटेंट होंगे उन्हीं का अगर अपन देखा जाए वही आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, उन्हीं से क्या बनता है हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये इधर डायरेक्ट सोर्स के से यूज में नहीं आ रहा है अपने। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं दे आर इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, डायरेक्टली इमिटेड होंगे सोर्स से, और इंजेक्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। बट ये क्या होंगे, रिएक्शन होगी ना आपकी प्राइमरी पॉल्यूटेंट से, उनसे बनेंगे। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर हमें पता होना चाहिए। देखो बच्चों एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। देखो बच्चों एग्जॉस्टिबल का मतलब ये होता है और नेचुरल रिसोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे रिसोर्स अगर इनको मैं कंटिन्यूसली यूज में लेता हूँ, ठीक है, तो वो खत्म हो जाएंगे और उनको हम दोबारा से अपन क्या है बना भी नहीं पा रहे। ठीक है, तो उनका अगर हम देखिए तो उनका जो नंबर है वो लिमिटेड है। ठीक है, अगर आप इसको यूज में ले रहे हो तो कंटिन्यूसली यूज में लेने पे क्या होगा, वो डायमेनाइज हो जाएंगे एंड देन वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पर इनके अंदर भी एग्जॉस्टेबल के अंदर नेचुरल रिसोर्स में भी दो टाइप के आते हैं, एक तो आता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल।
ठीक है, एक तो क्या आ रहा है बच्चों रिन्यूएबल, और एक आता है बच्चों नॉन रिन्यूएबल। तो बच्चों रिन्यूएबल का मतलब होता है कि आप दोबारा से बच्चों क्या करो, उसको बना लो। ठीक है, अगर आपने क्या करा है, उसको यूज़ में लिया और ख़त्म हो गया है, तो आप उसको दोबारा से आर्टिफिशियल तौर पे आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं कि हमें लकड़ी कहाँ से मिलती है, जंगलों से लकड़ी मिलती है, और हमें पता है कि अगर लकड़ी की जंगलों की कटाई हो रही है तो लकड़ी ख़त्म हो जाएगी, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। अब फॉरेस्ट ख़त्म होने के बाद क्या हम उनको वापस से रिन्यूएबल कर सकते हैं? डेफिनेटली हम दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट का फॉर्मेशन किया जा सकता है डेफिनेटली। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि रिन्यूएबल का मतलब है कि जो अगर अपने ख़त्म भी हो गए तो हम दोबारा से इनको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, लाइक फॉरेस्ट। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर नॉन रिन्यूएबल के अंदर कौन आ रहा है, अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा से हम बना नहीं पाएंगे। लाइक अगर मैं बात करूँ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो गया आपका, आपका कोयला हो गया, कोल होता है ना बच्चों आपका। ठीक है, ये अगर अपन देखें बच्चों पेट्रोलियम कोल है, गैसेज है, तो ये क्या होते हैं बच्चों, अगर एक बार खत्म हो गए, इनका सोर्स क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, अगर ये एक बार खत्म हो गए तो इनको दोबारा से अपन रिन्यूएबल नहीं कर सकते, दोबारा से हम इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो ये तो क्या हो गया एग्जॉस्टेबल नेचुरल, अगर सोर्सेज की बात की जाए, एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स क्या होते हैं, अगर अपन देखें कि इनका कंटिन्यू अगर अपन यूज में ले रहे हैं तो एक टाइम बाद ये खत्म हो जाएंगे। पर इनमें भी हम क्या देखते हैं, दो कैटेगरी पढ़ते हैं, रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स। रिन्यूएबल्स के अंदर ये आते हैं कि अगर ये खत्म भी होगा तो हम इसको दोबारा से बना सकते हैं आर्टिफिशियल तौर पर, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट। पर नॉन रिन्यूएबल्स नेचुरल रिसोर्स के अंदर हम क्या देखते हैं, इनके अंदर हम ये देख रहे हैं कि नॉन रिन्यूएबल का मतलब ही होता है कि दोबारा नहीं बन पाएंगे, दोबारा से हम इसका फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार आपने एडजस्ट कर लिया है तो दोबारा से आप इसको बना नहीं पाओगे, इसलिए इनका जो नंबर होता है लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इन्होंने पूछा है कि ए रिन्यूएबल्स, एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो कोयला बच्चों क्या है बच्चों, हम देखें तो नॉन रिन्यूएबल्स है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। पेट्रोलियम और मिनरल भी आपके नॉन रिन्यूएबल्स एडजस्टेबल आपके नेचुरल सोर्स है, अगर एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो ही जाएंगे। बट फॉरेस्ट अगर अगर खत्म भी हो जाते हैं तो आप इसको आर्टिफिशियल तौर पे आप बना सकते हो दोबारा से। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वापस से पेड़ उगा करके दोबारा से फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बना सकते हो आप। ओके, सो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द कोज ऑफ डैमेज टू रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। ओके बच्चों देखो क्या बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, आरबी। ठीक है, इन्होंने बोला है कि विच इज द कोज ऑफ डैमेज टू रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम आरबी के थ्रू हम बच्चों क्या आइडेंटिफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं, किसका, रेडिएशन टेस्ट अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो रेडिएशन टेस्ट है वो आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, दो डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन हम यूज़ में लेंगे। ठीक है, और उनको हम क्या करते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं और हम देखते हैं इक्वल डोज दे के देखेंगे और देखते हैं कि दो डिफरेंट जो रेडिएशन है, लाइक ए एंड बी रेडिएशन है, इनको अगर हम इक्वल डोज देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इनका इफेक्टिव भी सेम होगा, इनका इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि दो डिफरेंट आपकी जो वेव है, दो डिफरेंट आपकी रेडिएशन है, अगर उनको हम सिमिलर, उनका तो इक्वल डोज अगर हम देते हैं तो उनका इफेक्टिव सेम आ रहा है या अलग आ रहा है, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसके थ्रू बच्चों, आरबीई के थ्रू। ठीक है, वहाँ पे देख लो क्या है आरबी, आरबी से हम क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं, रेडिएशन टेस्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट रेडिएशन है, हम उसको यूज में लेंगे, इक्वल डोज दे के देखते हैं, और हम क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अगर हम इक्वल डोज भी दे रहे हैं दो रेडिएशन का, तो जरूरी नहीं है कि दोनों का क्या इफेक्ट है सेम डोज पे, मतलब इक्वल डोज पे दोनों का इफेक्ट सेम आएगा। ठीक है, वो अलग आ सकता है, इफेक्ट अलग आ सकता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या आइडेंटिफाई करने का काम होता है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस का। तो ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि विच इज द कोज ऑफ डैमेज टू रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, तो क्या किसके डैमेज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों रेडिएशन के थ्रू। तो रेडिएशन के थ्रू जो डैमेज होंगे, लाइक आपके यूवी रेज है, एक्सरे है, तो जो रेडिएशन हो रहा है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इनकी इक्वल रेज, अगर इक्वल अमाउंट हम लेके देखते हैं तो वहाँ पे हमें जरूरी नहीं कि इनका इफेक्ट भी दोनों का सेम है। समझ में आ रहा है। तो रेडिएशन आइडेंटिफाई करने के लिए, रेडिएशन टेस्ट के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, आरबी यूज में लेंगे। तो हाई टेम्परेचर, पॉल्यूशन एंड लो टेम्परेचर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, यहाँ पे आरबी का रोल होता है रेडिएशन टेस्ट के लिए। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके बच्चों देखो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं बच्चों, दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन से हो गए, लाइक फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट।
प्राइमरी पॉल्यूटेंट और एक होता है बच्चों हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्या होगा? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब देखो बच्चों प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होंगे? प्राइमरी पॉल्यूटेंट आर emitted directly from the source। दे आर मतलब ये क्या होता है बच्चों? इमिटेड होता है डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। और ये क्या होते हैं बच्चों? दे आर इंजेक्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। मतलब ये क्या है बच्चों? जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है ये क्या होते हैं? इमिटेड होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, एंड ये क्या होते हैं? इंजेक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली। ठीक है, सोर्स से ही डायरेक्टली क्या हो रहे हैं? इमिटेड हो रहे हैं ये। बल्कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं बच्चों? डायरेक्टली कोई सोर्स से इमिटेड नहीं हो रहे हैं। ये क्या होते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर फॉर्म कैसे फॉर्म होते हैं? रिएक्शन करेंगे बच्चों, रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट देमसेल्फ। मतलब ये क्या होगा? जो आपके प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बच्चों? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं। इसके एग्जांपल अगर अपन देखें बच्चों, इसके एग्जांपल है लाइक आपका CO2 हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, इसके एग्जाम्पल क्या देखने को मिलेंगे? O3 है। O3 क्या होता है बच्चों? ओजोन हो गई हमारी, या हम देखिए PAN। ठीक है, यह हमारे इसके क्या होते हैं बच्चों? एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब PAN कैसा बना के जाएंगे बच्चों? देखो PAN की फुल फॉर्म होती है क्या बच्चों? परऑक्सी, ठीक है, एसाइल नाइट्रेट। परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। अब ये परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट कैसा बना रहे हैं बच्चों? अगर अपन देखें तो हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं ना बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उनको क्या करते हैं? किसके साथ में ऐड करते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी तो यहाँ पे यूवी लाइट चाहिए होगी हमारे को, यूवी लाइट चाहिए। एंड देन बच्चों ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हमारे क्या? ये बनाते हैं परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट एंड ओजोन, O3 फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करेंगे? लाइट के प्रेजेंस में क्या बना के चल जाते हैं बच्चों? परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट फॉर्मेशन कर लेंगे, एंड O3 मतलब ओजोन की फॉर्मेशन करते हैं। तो परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट एंड ओजोन इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो देख लो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है? ए ही बोल रहा है। ए का मतलब क्या है? परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ये क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। एरोसोल CO2 ये क्या है बच्चों? ये हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो गए। आया समझ में? सो ए इज ए करेक्ट आंसर, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्रोलियम इज ए। ओके बच्चों देखो पेट्रोलियम की बात की जा रही है तो हमें पता है पेट्रोल क्या है? एक तरह से रिसोर्स की तरह काम लेते हैं हम। ये क्या है? रिसोर्स है। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज में भी आता है तो कौन से टाइप में रिसोर्स में आता है? देखो बच्चों एक रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूज भी करें तो कभी खत्म नहीं होंगे। लाइक अगर अपन देखें सनलाइट है, वाइंड एनर्जी है, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगी। आप कितना यूज में लो उसको, ये कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, नॉन एग्जॉस्टिबल है। पर अगर अपन बात करें एग्जॉस्टिबल, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक आता है अपना एग्जॉस्टिबल, तो बच्चा एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है कि अगर इनको अपन ने ज़्यादा यूज में लिया तो ये एक टाइम बाद में ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, अब खत्म हो जाएंगे तो इनमें भी दो कैटेगरी आती है बच्चों। इनके अंदर भी क्या आती है बच्चों? दो कैटेगरी क्या आती है? एक कैटेगरी आती है बच्चों रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल, और एक आती है बच्चों नॉन रिन्यूएबल।
अब बच्चों रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है बच्चों, रिन्यूएबल के अंदर भी हम क्या देखते हैं कि ऐसे नेचुरल रिसोर्स जिनको अगर अपन यूज में लेते हैं और अगर वो खत्म भी हो जाए तो हम उसको दोबारा से आर्टिफिशियल तौर पर हम वापस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक फॉरेस्ट है, अगर हम लकड़ी काट रहे हैं एक जंगल की और एक टाइम बाद अगर वो जंगल खत्म हो जाता है तो हम दोबारा से पेड़ उगाकर हम क्या कर सकते हैं, वापस से आपका प्लांटेशन करके हम क्या कर सकते हैं, वापस एक फॉरेस्ट बना सकते हैं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बना सकते हैं। तो ये क्या आ गया बच्चों, रिन्यूएबल में आ गए। अब नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है बच्चों, नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल का मतलब है कि ऐसे ऐसे नेचुरल रिसोर्स अगर मैं इनको अगर यूज़ में लेता हूँ और एक हद से ज़्यादा मैंने इसको यूज़ में ले लिया है, अगर वो ख़त्म हो गए तो उसको दोबारा से बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उसका जो सोर्स है ये क्या होता है बच्चों, ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, अगर एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा से नहीं मिलेंगे, दोबारा अपन यूज़ में ले सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में अपन क्या लेते हैं, अगर हम देखें तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हम दोबारा से नहीं बना सकते, एक बार खत्म हो गया तो दोबारा से अपन इसको नहीं बना पाएंगे। लाइक आपका कोयला देखते हो ना आप, कोयला भी क्या है बच्चों, नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे इन्होंने बोला पेट्रोलियम क्या है, क्या सिंथेटिक प्रोडक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या रिन्यूएबल रिसोर्स है? क्या दोबारा बना सकते हो उसको? बिल्कुल भी नहीं। क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? डेफिनेटली ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है बच्चों। ये क्या है बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, अगर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बना पाएंगे अपन, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नो इनकन्वीनियंट रिसोर्स बिल्कुल गलत है, ठीक है, देखा जाए तो सी एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारा जो पेट्रोल है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर एक बार खत्म हो गया, एक बार आपने एग्जॉस्ट कर लिया, देन आप इसको क्या नहीं कर पाओगे, दोबारा से नहीं बना पाएंगे। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनरल्स एंड मेटल्स आर, ओके बच्चों, मिनरल एंड मेटल्स की बात की जा रही है कि ये क्या है। देखो बच्चों, ए ऑप्शन बोला है बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज। ओके बच्चों, बायोडिग्रेडेबल रिसोर्स का मतलब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल मतलब, बायो का मतलब है कि हम किसी भी रिसोर्स को हम क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, उनको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब की हेल्प से। किसकी हेल्प से? माइक्रोब्स की हेल्प से। तो अगर किसी भी रिसोर्स को अगर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, माइक्रोब की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल सब्सटेंस में तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मिनरल एंड मेटल्स के केस में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। रिन्यूएबल का मतलब होता है, रिन्यूएबल मतलब अगर ये एक बार खत्म भी हो जाए तो उनका आप दोबारा बना सकते हो। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है बच्चों, अगर एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो ही गए, इनको दोबारा से रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, इनको दोबारा से नहीं बना सकते आप, ठीक है। तो अगर मिनरल और मेटल के केस में देखा जाए तो बच्चों ये क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होंगे। नॉन रिन्यूएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों इनका जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है, रिसाइकलिंग प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग होता है और टफ होता है, ठीक है। बट अगर ये देखा जाए तो इनका जो प्रोसेस है बहुत ही लंबा है, किसकी केस में देखा जाए, मेटल की केस में, और कुछ कुछ मिनरल की केस के अंदर। मतलब अगर देखा जाए मेटल्स तो अगर आपका रिन्यूएबल करना है तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है इसका, तो इसलिए हम बोलते हैं कि क्या है, एक तरह से ये नॉन रिन्यूएबल है। बट कुछ केस अगर देखा जाए मिनरल्स के अंदर भी नॉन रिन्यूएबल ही है, बट कुछ केस में देखा जाए तो इनको रिन्यूएबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, मिनरल्स क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, एंड मेटल्स क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। बट ये नहीं कि सारे के सारे मिनरल्स ही रिन्यूएबल है, कुछ मिनरल्स होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं, और कुछ आपके जो मिनरल होंगे वो नॉन रिन्यूएबल होंगे, और मेटल्स तो सारे के सारे मेटल्स क्या होंगे बच्चों, नॉन रिन्यूएबल ही होंगे। आया समझ में? सो डी इज ए करेक्ट आंसर, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमेस्टिक वेस्ट कंस्टिट्यूट्स, ओके बच्चे देखो, डोमेस्टिक वेस्ट की अगर बात की जा रही है तो आप सारे के सारे जानते हो कि हमारे घर के अंदर क्या कचरा होता है, ठीक है। अगर आप किचन देखोगे तो किचन के अंदर भी हम क्या देखते हैं कि हमारे जैसे चाय बना रहे हैं, चाय की पत्ती हो गई, ठीक है। अगर आप सब्जी काट रहे हो तो सब्जी का जो आपका छिलका होता है वो है, ठीक है। लाइक अपन देखेंगे कि अगर एक्स्ट्रा रोटी बच गई, ठीक है, वो हो गई, ठीक है। आप पे न्यूज़पेपर है तो ज़्यादा जो आपकी रद्दी होती है वो भी डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर आता है, कोई प्लास्टिक है वो भी डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर आ गए, ठीक है। या हम क्या देख रहे हैं कि क्या नाम है, जो भी घर का डोमेस्टिक मतलब ही अपना है घरेलू, वेस्ट का मतलब है घरेलू अपशिष्ट, मतलब घरेलू घर का जो भी कचरा होता है वो किसके अंदर आता है, उसको कंस्टिट्यूट बोलते हैं किसके अंदर। तो देखो बच्चों, ये जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, क्या इनको कभी डिग्रेड नहीं कर सकते? बिल्कुल रॉन्ग, डिग्रेड किया जा सकता है। ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, डेफिनेटली बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। इनको यहाँ क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ इनको बोल सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव, इनको हम बोल सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव पॉल्यूटेंट, ठीक है।
देखो बच्चों, बायोडिग्रेडेबल ये जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, या हम बोल सकते हैं इसको नॉन कंजर्वेटेड पॉल्यूटेंट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, इनको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डिग्रेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनको डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोल के जा रहे हैं क्या, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ठीक है, और कचरा तो है तो ये एक तरह से पॉल्यूशन तो देता ही है, पॉल्यूशन तो फैला ही रहा है ये। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन। क्योंकि क्या हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल क्यों बोला, क्योंकि इनको हम डिग्रेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनको डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इनको रिसाइकिल भी किया जा सकता है। ठीक है, और इनको क्या बोलेंगे अपन, नॉन कंजर्वेटिव पॉल्यूटेंट भी बोलते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे जो बी है एकदम करेक्ट आंसर है। सी इन्फ्लुएंट रॉन्ग है, एयर पोल्यूशन बिल्कुल गलत है। ठीक है, पॉल्यूशन डेफिनेटली अगर देखा जाए तो घरेलू जो कचरा, आपके जो कचरादान होता है उसमें स्मेल आएगी, आपका एयर पोल्यूशन करते हैं। बट जो मेनली अपन देखें जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होंगे, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल मतलब इनको हम डिग्रेड कर सकते हैं। जो भी आपके जो जैसे सब्जी का छिलके होते हैं, ठीक है, आपके कोई लकड़ी टूट गई है या आपका कोई भी जो घरेलू अपशिष्ट है उनको हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोब के थ्रू या बैक्टीरिया के थ्रू हम डिकम्पोज कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम तो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल। ओके बच्चों, देखो एरोसोल के बारे में बोला गया है कि इनमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली बात हमें पता होना चाहिए एरोसोल क्या होता है बच्चों, ये एक तरह से व्यापार केमिकल होते हैं। क्या होते हैं ये, व्यापार केमिकल होंगे, व्यापार केमिकल इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन and oxide of sulfur and nitrogen। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, व्यापार केमिकल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। बच्चों ये क्या काम करते हैं, इफेक्ट क्या होता है इसका, इफेक्ट होता है ये क्या करता है, इसका जो इफेक्ट है ये क्या करता है, ये क्या करते हैं, ये क्या कोज करते हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ओजोन डिप्लीशन में ओजोन डिप्लीशन के लिए क्या होते हैं बच्चों, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ओजोन डिप्लीशन अगर हो जाएगा तो बच्चों हमें पता है कि जो आपकी जो अर्थ की जो प्रोटेक्शन होता है पैराबैंगनी किरणों से, पैराबैंगनी रेज से, वो कौन करती है, हमारी ओजोन लेयर करती है। अगर ओजोन का डिप्लीशन होगा तो क्या होगा, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप देखो क्या हो रहा है, ये क्या करके जाता है, इसकी वजह से क्या होती है बच्चों, अगर यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन है वेपर फॉर्म के अंदर है तो ये बच्चों एक तरह से क्या करके जाती है, ये एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एसिड रेन कोज करेगी तो बच्चों क्या होगा, उसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर है या हमारी जो खेती होती है, जो फार्मिंग है, वो क्या होती है, पूरी की पूरी क्या होती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो उनके लिए भी हार्मफुल होती है। अब देख लेते हैं बच्चों ये क्या ऑप्शन है जो इसके लिए वैलिड नहीं है। देखो, दे अल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न, डेफिनेटली सही बात है बच्चों, ये क्या कर सकते हैं, अल्टर करते हैं रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न को। ठीक है, दे कोज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल भी नहीं, गलत आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये क्या करते हैं, कोज करते हैं क्या, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, की अगर एरोसोल की वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बिल्कुल गलत। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एरोसोल क्या है, वेपर फॉर्म में फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच कोजेज व्हाट, ये क्या कोज करके जा रहे हैं कि ओजोन डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से एसिड रेन होना, या इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो ओजोन का डिप्लीशन हो जाएगा। एंड क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि अगर एसिड रेन होती है तो वो पूरी फसल को क्या करती है, खत्म कर देती है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट एकदम गलत हो गया। अब देखो सी क्या बोल रहा है, दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर लैंड, सही बात है। ये क्या कहती है, अगर आपकी एसिड रेन होगी तो ये क्या होती है, आपकी जो फील्ड है उसकी जो प्रोडक्टिविटी, जो पावर होती है, उर्वरा शक्ति होती है, उसको क्या करती है बच्चों, एकदम खत्म कर देती है। ठीक है, तो ये एकदम सही बात बोली। दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, डेफिनेटली बच्चों की हमारे लिए भी हार्मफुल होती है। आपने अगर इसका सोर्स देखोगे तो सोर्स क्या है, अगर अपन एरोप्लेन देखते हैं ना, तो एरोप्लेन में जो अपन गैसेज यूज में लेते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो भी क्या है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम यूज में लेते हैं। तो वो क्या करती है, वो एक तरह से वो क्या करती है, क्या हार्मफुल होती है ओजोन के लिए, जो कि हमारी प्रोटेक्शन कर रही है, किससे, पैराबैंगनी रेज से।
ठीक है। जो रेफ्रिजरेंट यूज में लेते हैं वो भी क्या होता है, जो हम ठंडा करने में काम आता है, जो कोल्ड करने में काम आता है, वो क्या होता है, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होते हैं। ठीक है। तो वो भी क्या कर, अगर देखा जाए तो वो क्या करके जाएगी बच्चों, ओजोन डिप्लीशन में हेल्प रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जो कि हार्मफुल होती है। तो ये दे आर हार्मफुल फॉर टू ह्यूमन हेल्थ, सही बात है एकदम। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, बी इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए यहाँ पे बोला भी गया है नॉट वैलिड। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन इज कोज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ। ओके बच्चों देखो, अगर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसे कौन सा केमिकल है जिनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जो एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखो बच्चों, आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये क्या करते हैं, SO2 NO2, ये क्या करते हैं, जैसे ही रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो ये क्या होते हैं, मिक्स होते हैं वाटर के साथ में, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में एंड अदर केमिकल कंपाउंड के साथ में। और ये मिक्स होने के बाद क्या होते हैं बच्चों, ये क्या बनाते हैं, ये एसिडिक पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ये एसिडिक पॉल्यूटेंट ही क्या होता है बच्चों, हमारा एसिड रेन होती है। ठीक है, लाइक अगर अपन क्या देख रहे हैं, आपका जो SO2 है, NO2 है, ठीक है, ये क्या करेंगे, वाटर के साथ में, वाटर, ठीक है, एंड ऑक्सीजन प्लस अदर केमिकल कंपाउंड, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स, इनके साथ में मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, ये क्या बनाएंगे बच्चों, ये क्या बनाते हैं, एसिडिक पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन करते हैं। एसिडिक पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन करते हैं कि एसिडिक पॉल्यूटेंट ही क्या होती है बच्चों, ये क्या होती है, यही आपकी एसिडिक रेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, क्या CO2 एंड CO है, बिल्कुल नहीं। ओजोन, डस्ट, बिल्कुल नहीं। SO2 NO2, डेफिनेटली सी इज द करेक्ट आंसर। SO3 एंड CO बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, SO2 एंड NO2, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट। ओके बच्चों देखो, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे इन चारों में से कौन है जो SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करके जाता है। तो बच्चों देखो, ये आपके जो लाइकन होते हैं ना बच्चों, ये लाइकन क्या होते हैं, वेरी सेंसिटिव होते हैं, वेरी सेंसिटिव फॉर SO2 पॉल्यूशन। तो जहाँ पर भी आपका SO2 पॉल्यूशन होगा एनवायरनमेंट के अंदर, वहाँ से ही आपकी जो लाइकन होगी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। तो हमें यह आइडिया लग जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर लाइकन है और हमने देखा कि वहाँ पे अगर SO2 पॉल्यूशन हो गया है, तो आपकी जो लाइकन होगी वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी और पूरी की पूरी लाइकन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लाइकन इज अ गुड इंडिकेटर फॉर SO2 पॉल्यूशन। ओके, एल्गी, फंजाई या कॉनिफर्स, ये रॉन्ग आंसर है, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यों लगा है सी, क्योंकि लाइकन वेरी सेंसिटिव है SO2 पॉल्यूशन के लिए। जहाँ पे भी SO2 पॉल्यूशन होगा वहाँ से लाइकन क्या हो जाती है, पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए हमने बोला है ये गुड इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लोकेशन विद luxuriant growth of lichen the tree indicate that the। ओके देखो बच्चों ने क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर आपकी लाइकेंस की लग्जरियंट ग्रोथ हो रही है, तो वो क्या इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें पता है कि आपकी जो लाइकन होती है वो ग्रोथ कहाँ कर रही होती है, जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर SO2 पॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाए, SO2 पॉल्यूशन अगर हो, SO2 पॉल्यूशन अगर आपको देखने को मिल जाए, तो वहाँ पे आपकी क्या होती है, लाइकन क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, लाइकन की ग्रोथ नहीं होती है। तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में लाइकन क्या करते हैं, लग्जरियंट ग्रोथ शो करेंगे। पर अगर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट होगा तो वहाँ से लाइकन क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ऐसी लोकेशन जहाँ पर लाइकन प्रेजेंट है, लाइकन की ग्रोथ हो रही है, दैट मीन कि वो पॉल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट है, वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेशन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, लाइकन। क्योंकि SO2 पॉल्यूशन अगर हो रहा है तो लाइकन डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लाइकन एज ए इंडिकेटर, ये क्या करते हैं, इंडिकेशन की तरह काम कर रही है, इंडिकेटर की तरह काम कर रही है कि SO2 पॉल्यूशन है, दैट मीन वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो रही है, उस जगह से क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, ट्री आर वेरी हेल्दी, ट्री आर हैवीली इन्फेस्टेड, location is highly polluted, location is not polluted। डेफिनेटली डी करेक्ट आंसर है, लोकेशन इज नॉट polluted, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि ए लोकेशन विद luxuriant growth of lichen on the tree indicate that the location, उस लोकेशन की बात की जा रही है कि the location is not polluted, इसलिए वो luxuriant growth कर पा रही है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है a scribble in the exhaust
ऑफ ए केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव। कि देखो बच्चों स्क्रबर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम क्या करते हैं कि जो आपकी चिमनियाँ होती है ना इंडस्ट्री के अंदर, अपन जो भट्टी टाइप में देखते हैं अपन कारखानों के अंदर, तो वहाँ पे जो जो धुआं निकलता है ना, जो फॉग निकल रहा है, वो क्या होता है, पॉल्यूटेड फॉग होता है, ठीक है, पॉल्यूटेड होता है। तो उस पॉल्यूटेड में से हम क्या कर रहे हैं कि हाँ, अगर हमको क्या करना है, डस्ट सेपरेशन करनी है, तो डस्ट सेपरेशन, ठीक है, तो डस्ट सेपरेशन इज carried out by scrubber, carried out by scrubber, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, ये क्या करता है बच्चों, आपके जो नॉन पॉल्यूटेड जो होगा ना, जैसे पॉल्यूटेड, अगर पॉल्यूटेड आपका फॉग है, धुआं है, तो ये क्या करके जाएगा बच्चों, ये इसमें से क्या करके जाएगा, जो पॉल्यूटेड जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, लाइक आपके SO2 है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, लाइक आपके SO2, SO2 इनको क्या करता है बच्चों, इसको रिमूव कर देता है। एंड क्या होता है, जो आपका नॉन पॉल्यूटेड जो आपका फॉग होगा उसको रिलीज कर देगा। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूटेड अगर फॉग जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि कारखानों में जो चिमनियाँ होती है, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है बच्चों, जो आपकी चिमनियाँ लगी होती है उसमें से धुआं निकलता है, ठीक है। तो उन धुओं में हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि वो क्या करेगा, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, क्यों, क्योंकि वो पॉल्यूटेड होता है। तो उस धुएं से अगर हमारा पॉल्यूशन को कम करना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं, स्क्रबर। ये स्क्रबर क्या करता है बच्चों, ये आपकी जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, लाइक SO2 है, इसको रिमूव कर देगा, ताकि ये SO2 क्या करते हैं बच्चों, ये SO2 है या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, NO2 है, ये क्या करते हैं बच्चों, ये एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट होते हैं ना, आपके वाटर मॉलिक्यूल आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में क्या करते हैं बच्चों, कंबाइन हो जाते हैं। एंड ये क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें पता है ये एनवायरनमेंट जिनकी पीएच क्या होती है, <5 होती है, तो ये एनवायरनमेंट में क्या काम करते हैं, ये आपके जो एसिडिक रेन को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और एसिडिक रेन क्या होती है बच्चों, हमें पता है कि ये पूरी की पूरी फसल को, या हमारी जो भूमि है, हमारे जो फील्ड है, उसको क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्क्रबर यूज में ले लेते हैं। ये स्क्रबर क्या करेगा, उस धुएं में से, उस फॉग में से क्या करता है बच्चों, ये SO2 को, NO2 को क्या करता है, ये SO2 को रिमूव कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में SO2 जा नहीं पाएगा, ये SO2 आपका वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएगा, एंड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना पाएगा। ओके, ये एक तरह से पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों, स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ ए केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, डेफिनेटली सल्फर डाइऑक्साइड को ये रिमूव करेगा, एक करेक्ट आंसर है। देखो बी क्या कह रहा है, पार्टिकुलेट मीटर ऑफ द साइज 5 माइक्रोमीटर और अबोव, गलत है, ठीक है। एंड देन गैसेस लाइक ओजोन एंड मीथेन, पार्टिकुलेट मीटर ऑफ द साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या करता है कि स्क्रबर क्या है बच्चों, एक तरह से ये देख लेना कि इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम क्या करते हैं, जो हमारे एग्जॉस्ट है उस पर लगा देते हैं, जिससे जब धुआं निकलता है ना, जो अपने जो चिमनियों से धुआं निकलता है, तो ये क्या करेगा, SO2 को तो रिमूव कर देगा, एंड देन नॉर्मल को जाने देगा। ओके, तो ये गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन। ओके बच्चों, देखो उन्होंने बोला है कि जो आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, जो एयर एक्ट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं एयर एक्ट। ये आपका जो एयर एक्ट है, ये कब आपका फोर्स में आया था, ये कब लागू हुआ था बच्चों, ठीक है, ये लागू हुआ था बच्चों, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये लागू हुआ था 1981 के अंदर, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि एयर जो आपकी प्रिजर्व होती है, ये तो आपका एयर पॉल्यूटेंट है, तो हमें पता है कि वो क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल होती है। तो हमने क्या करा था, एयर एक्ट लगाया था, जिसकी वजह से हम क्या कर सके, हमारी जो एयर है, हमारी जो हवा है, उसको क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके, उसको हम क्या करें, पॉल्यूटेंट से बचा सके, कि पॉल्यूशन ना हो, एयर पॉल्यूशन कम कर सके हम, ठीक है। और 1987 में बच्चों इसमें हमने क्या ऐड कर दिया था, इसके अंदर इसी एक्ट के अंदर हमने नॉइज पॉल्यूशन को भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था, कि वो भी एक तरह से पार्ट है, किसका, एयर पॉल्यूशन का ये पार्ट है, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर, 1981, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not correct with regard to the harmful effect of particulate मैटर ऑफ द साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस। ओके बच्चों, इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, किस रिगार्डिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर मीटर ऑफ द साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस, कि इतनी पर्टिकुलर साइज का, माइक्रोमीटर साइज का अगर कोई मीटर है,
क्या इस साइज़ का या इससे भी कम साइज़ का है तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हमें देखना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर देखो बच्चों, जो माइक्रोमीटर वाले अगर हम देखें, माइक्रोमीटर साइज के अगर कोई भी पार्टिकल है तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हम जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वो पार्टिकल बच्चों हमें विजुअल नहीं है, पर वो हमारे सांस के थ्रू, हम अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन के टाइम पे वो क्या होगा, हमारे लंग्स तक जा सकते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर सकते हैं, लंग इन्फेक्शन कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ये हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जा सकते हैं, पर डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं कर सकते सर्कुलेटरी सिस्टम को। पर इनडायरेक्टली वे में अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन के टाइम पे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कहाँ जा सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। इट कैन कोज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डेफिनेटली अगर 2.5 माइक्रोमीटर अगर यहाँ इससे भी कम साइज का कोई पार्टिकल है तो वो रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होगा बच्चों, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो ये एकदम सही बात बोली इन्होंने। इट कैन डायरेक्टली एंटर इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं बच्चों देखो ये डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते, डायरेक्टली कैसे एंटर करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। डायरेक्टली एंटर करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, कोई अपने पास कोई ऐसी रीजन ही नहीं है कि डायरेक्टली कोई एंटर करे। तो अगर इनडायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, देखो डायरेक्टली तो नहीं करेंगे, बस हम बोले कि ये इनडायरेक्टली कर सकते हैं, ये इनडायरेक्टली कर सकते हैं। इनडायरेक्टली भी कैसे करेंगे बच्चों, इनडायरेक्टली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं बच्चों। तो इनकरेक्ट ही पूछा था, देखा जाए तो बी ही सही आंसर है। अब देखो बच्चों सी क्या बोला, इट कैन कोज इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू द लंग, डेफिनेटली बच्चों की इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। अगर कोई जैसे आपके पॉलन ग्रेन होते हैं ना, लाइक आपके पॉलन एलर्जी हो जाती है, पॉलन ग्रेन ये बहुत माइक्रोन साइज के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं बच्चों, ये भी क्या करते हैं, ये एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी एलर्जी क्रिएट करते हैं बच्चों, डेफिनेटली पॉलन के थ्रू भी एलर्जी होती है, तो क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती है। रेस्पिरेशन के टाइम पे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे, ये हमारे लंग्स तक भी जा सकते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम तक जा सकते हैं। तो इट कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स, डेफिनेटली ये भी सही बात है, ये भी एकदम करेक्ट बोला। तो हमारे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बी है, और यहाँ पे यही पूछा था, तो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DB is a standard abbreviation used for the quantitative expression of, ओके बच्चों, यहाँ इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो डेसिबल है DB है इज ए स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है जिसको हम यूज कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में लेते हैं। तो बच्चों देखो हम क्या देखते हैं कि जो आपका अनवांटेड साउंड होता है, अनवांटेड साउंड, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको नॉइज कहते हैं, ठीक है। और नॉइज को मेजर करने के लिए, इसके मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो किस में किया जाता है बच्चों, डीबी में किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेसिबल, जिसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, डेसिबल। अब बच्चों अगर हम देखिए कि आपका जो साउंड अगर अबूव अबूव 80 है, अबूव 80 डेसिबल है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको इसको हम नॉइज बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉइज। अगर अबूव 80 डेसिबल अगर साउंड अगर आ रहा है, ठीक है, हमने मेजर किया 80 डेसिबल से अबूव अगर साउंड आपको सुनाई दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इसको इसको आप नॉइज पॉल्यूशन के लोगे, नॉइज पॉल्यूशन कहोगे इसको, ठीक है। तो साउंड की जो आपकी जो मेजरमेंट करते हैं, साउंड की जो क्वालिटी आनी चाहिए वो बिलो 80 dB आनी चाहिए, ठीक है। अगर अबव 80 dB आती है, 80 डेसिबल आती है, तो हम उसको बोलेंगे नॉइज, नॉइज पॉल्यूशन बोलेंगे उसको। और अनवांटेड साउंड को हम बोल के जा रहे हैं बच्चों नॉइज, ठीक है। वैसे नॉर्मल अपन क्या बोलते हैं, साउंड आ रहा है, अगर बहुत तेज साउंड आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, देखो कितना शोर आ रहा है, कितना नॉइज आ रहा है, ठीक है। तो अनवांटेड साउंड होगा तो हम क्या बोलेंगे, नॉइज हो रहा है, ठीक है, जिसको हम मेजर करते हैं डेसिबल के अंदर, डीबी के अंदर, ठीक है। अगर अबव 80 डेसिबल है तो हम बोलेंगे नॉइज पॉल्यूशन है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इससे क्या चेक कर पा रहे हैं, द डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया इन ए मीडियम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट, डेफिनेटली पॉल्यूटेंट मतलब कौन से टाइप का पॉल्यूटेंट है ये, अगर अपन देखें तो हम देखेंगे नॉइज टाइप में, ठीक है। एंड सी बोल रहा है द डोमिनेंट बेसिलस इन ए कल्चर, गलत। ए सर्टेन पेस्टिसाइड, बिल्कुल गलत। तो डीबी इज स्टैंडर्ड एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट, जिसके हम थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट का एक्सप्रेशन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इंक्लूड। ओके बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या रेगुलेशन किए गए थे, ठीक, क्या रूल्स लगाए गए थे। तो देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि जितने भी पेट्रोल ड्राइवन जो आपके व्हीकल्स हैं उनके लिए क्या होगा, एक सर्टिफिकेट नीडेड होगा, कंपलसरी होगा कि आपके पास क्या होना चाहिए, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीयूसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि इस सर्टिफिकेट के थ्रू हम क्या चेक करते हैं कि एक व्हीकल के थ्रू कितना आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज की जा रही है या कितना हाइड्रोकार्बन रिलीज की जा रही है। क्योंकि हमें पता है कि अगर जब भी अपन गाड़ी चलाते हैं तो हमारे पास एक पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। तभी जब भी आपको कोई पुलिस वाला पकड़ेगा ना, तो आपको क्या क्या चेक करता है कि गाड़ी का पॉल्यूशन है या नहीं है। तो पॉल्यूशन क्यों मांगते हैं, क्योंकि ये एक्ट है कौन सा, आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के थ्रू आपका पीयूसी सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका भी आपका चालान कट जाएगा, ठीक है। तो इनके थ्रू क्या होता है कि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किसके थ्रू हो रहा है, एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, व्हीकल की वजह से होता है। तो व्हीकल की वजह से जो पॉल्यूशन है, क्या ये अंडर कंट्रोल हो रहा है। एक पर्टिकुलर अगर हम देखते हैं ना कि हमारे साइलेंसर से, जो आपके व्हीकल है उसके साइलेंसर से धुआं निकलता है, तो वो जो पॉल्यूशन हो रहा है क्या एक लिमिटेड हो रहा है या अंडर कंट्रोल हो रहा है या कंट्रोल से बाहर है। अगर ज़्यादा आपका व्हीकल ज़्यादा धुआं छोड़ रहा है, ज़्यादा आपका पोल्यूशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस वाहन को, उस व्हीकल को हम क्या करते हैं, जब्त कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो कंटिन्यू उस व्हीकल को चला ना पाए। तो इसके थ्रू क्या था, अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू हमारे को हर एक जो पेट्रोल ड्राइवन जो व्हीकल थे उनके अंदर क्या होना चाहिए, उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए पीयूसी सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ये टेस्ट करेगा कि व्हीकल से कितना हाइड्रोकार्बन रिलीज हो रही है या कितना कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज की जा रही है, ठीक है। आया समझ में। अब देख लेते हो ऑप्शन के हिसाब से। देखो, स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इंक्लूड कंपल्सरी पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन ऑफ पेट्रोल ड्राइवन व्हीकल विच टेस्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। डेफिनेटली बच्चों, देखो अभी मैंने ये समझाया कि अगर एयर पोल्यूशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोटर व्हीकल एक्ट दिया था 1988 के अंदर, बताया था इसके बारे में, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू क्या होना चाहिए, हमारे पास पीयूसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तभी जाके हम व्हीकल चला सकते हैं। अदरवाइज हमारा व्हीकल क्या है, कोई पुलिस वाला पकड़ेगा तो सबसे पहले वही क्या मांगता है, वो ये बोलता है कि भैया आपके पास क्या पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट है, पॉल्यूशन का आपके पास सर्टिफिकेट है पॉल्यूशन वाला। अगर नहीं होगा तो वो चालान काट देते इसके, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। देखो बी क्या बोल रहा है, परमिशन टू यूज ओनली प्योर डीजल विद ए मैक्सिमम ऑफ 500 ppm सल्फर एज फ्यूल फॉर व्हीकल, रॉन्ग है, ठीक है। यूज ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग compressed natural gas CNG only as fuel by all buses and trucks, wrong. Compulsory mixing of 20% ethyl alcohol with petrol and 20% of biodiesel with diesel। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा बच्चों, वो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए आंसर करेक्ट है, क्योंकि हमारा क्या है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा पता है व्हीकल के थ्रू क्या होता है, मेनली क्या देखा जाता है, पॉल्यूशन देखा जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हीकल का, एक पर्टिकुलर व्हीकल का हम क्या देखते हैं, पॉल्यूशन चेक कर लेते हैं कि कितना पॉल्यूशन ये रिलीज कर रहा है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा पॉल्यूशन अगर वो रिलीज कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उस व्हीकल को क्या करते हैं, बंद करवा देते हैं, जब्त कर लेते हैं। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, which particulate size in diameter in micrometer of the air pollutant is responsible for greatest harm to human health। ओके बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बोर्ड कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के थ्रू, ठीक है, कितने पर्टिकुलर साइज का या कितने डायमीटर का आपका जो एयर पोल्यूटेंट होता है जो कि आपका रेस्पॉन्सिबल है ह्यूमन की हेल्थ को हार्म पहुंचाने के लिए, ठीक है। मतलब अगर हम देखें कि अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो एयर पोल्यूशन में जो पॉल्यूटेंट होते हैं तो कितना माइक्रोमीटर साइज का जो एयर पोल्यूटेंट होगा जो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू इन्होंने बोला था कि आपका 2.5 और इससे भी लेस अगर आपका माइक्रोमीटर साइज का अगर एयर पोल्यूटेंट है तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है।
हम ह्यूमंस के लिए बहुत हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि हम क्या करते हैं बच्चों, रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, ये एयर पोल्यूटेंट जिनके साइज क्या है 2.5 और इससे भी कम है, तो ये एयर पोल्यूटेंट क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे लंग्स में जाएंगे, तो हमारे लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, इरिटेशन वाली प्रॉब्लम आ सकती है, या प्री मैच्योर, या मैं बोलूँ कि आपके एक पर्टिकुलर टाइम से पहले ही किसी इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, अगर अगर आपके एयर पोल्यूटेंट क्या है 2.5 और इससे लेस डायमीटर के हैं, माइक्रोमीटर से कम साइज के हैं, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे लंग्स में जाएंगे, लंग्स डैमेज कर सकते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज नहीं करते, पर इनडायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, डैमेज पहुंचा सकते हैं। आया समझ में? तो साइज क्या थी इनकी 0.5 और इससे भी लेस होनी चाहिए। ठीक है, ए बी एंड डी रॉन्ग है बच्चों। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a coal fire power plant electrostatic precipitors are installed to control emission of। ओके देखो बच्चों, ने बात की है कि कोल फायर पावर प्लांट के अंदर आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आप जो प्रेसिपिटर यूज में लेते हो उससे आप किसको कंट्रोल कर सकते हो, तो बच्चों ये कंट्रोल करते हैं हमारे एयर पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो आपके कोल फायर पावर प्लांट होते हैं वहाँ से हमें पता है कि इन पावर प्लांट के थ्रू हम क्या करते हैं, लाइक अगर अपन देखें सीमेंट फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोई भी अगर अपन देखते हैं ना कि चिमनी टाइप में, भट्टी टाइप में दिखते हैं, तो वहाँ से अपन देखते हैं कि वहाँ से बहुत धुआं निकलता है। ठीक है, तो किसी भी फैक्ट्री के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे जो चिमनियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, बहुत धुआं निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, वहाँ पे डस्ट होते हैं, वहाँ पे फ्यूम्स देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपके मिस्ट देखने को मिलेगा, स्मोक देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे एरोसोल देखने को मिलेंगे। ये सारे क्या होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं बच्चों, ये पार्टिकल्स अगर देखा जाए तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं। किसको? हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं उसको क्या करते हैं बच्चों, डैमेज करते हैं। लाइक अगर हम देखें कि इसके थ्रू हम देखेंगे कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे लंग इन्फेक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, कि यहाँ पे इनके थ्रू क्या होता है, लंग इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमने इन पार्टिकल को क्या करा है, इन पार्टिकल लाइक आपके डस्ट पार्टिकल हो गए, फ्यूम्स पार्टिकल हो गए, मिस्ट हो गए, स्मोक है, एरोसोल है, तो इन पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं बच्चों, इनको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, इनके इमिशन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन ए कोल फायर प्लांट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटर होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटर हैं, ये एक तरह से फोर्स लगाते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं। इस फोर्स वो फोर्स क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है, क्या लगाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स क्या होता है बच्चों, ये एक तरह से एक पार्टिकल, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है, जो कि क्या करता है, इन पार्टिकल को क्या करता है बच्चों, इन पार्टिकल्स को क्या करता है, रिलीज नहीं होने देता। और ये आपके जो धुआं होता है, जो आपके फ्यूम्स होते हैं, उनको क्या करता है बच्चों, इनका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उसको थोड़ा कम कर देता है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर लगता है बच्चों, हम देखें तो ये लगता है बच्चों अपना एसपीएम के ऊपर। एसपीएम क्या है बच्चों, ये होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, ये क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, आपके जो डस्ट पार्टिकल है, फ्यूम्स है, मिस्ट है, स्मोक है, एरोसोल है, इनको क्या करता है बच्चों, इनको इनको अपन क्या करते हैं, ये जो रिलीज हो रहे हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी इमिशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर आर इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल इमिशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, फ्यूम्स, मिस्ट, स्मोक, एरोसोल। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, किस कैटेगरी में रखा है, इनको हमने सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की कैटेगरी में रखा है, एसपीएम कैटेगरी के। ठीक है, NOx मतलब क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई आपकी, और CO हो गया, CO2 SO2 हो गया, ये सारे के सारे गैसेस है बच्चों। ठीक है, ये सारी के सारी गैसेस है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैटर की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके, ये पर्टिकुलर मैटर आ जाएंगे। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोटोकेमिकल स्मोक पॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। ओके बच्चों, देखो फोटोकेमिकल स्मोक पॉल्यूशन की बात की जा रही है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों क्या होता है, आपके जो पॉल्यूटेंट होते हैं ना, ये दो टाइप के हैं बच्चों। लाइक अपन देखें, प्राइमरी पॉल्यूटेंट
और एक होता है बच्चों अपना सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जो बच्चों प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, दे आर इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, they are injected into the atmosphere डायरेक्टली। मतलब ये क्या होता है, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं इमिटेड होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, और ये क्या होते हैं, एनवायरनमेंट में डायरेक्ट इंजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होंगे, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, दे आर फ्रॉम, ये कैसे बनते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर फ्रॉम, कैसे, ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। लाइक अगर इसका एग्जांपल देखिए बच्चों, इसके एग्जांपल में अपना आता है PAN एंड CO, PAN एंड O3, ओजोन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन्होंने बोला कि फोटोकेमिकल स्मोक पॉल्यूशन डज नॉट कंटेन, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात की जा रही है। तो देखो बच्चों, अगर हम देखें कि PAN कैसा बना, आपका जो पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पे भी आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन ही हुई है। कैसे, आपके जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस में अनसैचुरेटेड जो आपके हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, इन्होंने क्या करा, यूवी लाइट थी के प्रेजेंस में इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने क्या बनाया, फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई। यहाँ पे क्या हुआ, फोटोकेमिकल मतलब लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। और ये क्या बना लेंगे बच्चों, ये बनाते हैं हमारे क्या, ये बनाते हैं बच्चों पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, PAN, प्लस में क्या बनाएंगे, ये ओजोन को कैसे अपन दिखाते हैं, O3 से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फोटोकेमिकल स्मोक पॉल्यूशन डज नॉट कंटेन, तो यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन किसके थ्रू हो रही है, तो यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड चाहिए, तो देखो बच्चों ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यहाँ पे डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये तो अपन कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, नॉट कंटेन, डज नॉट मतलब इनमें से कौन कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। ओजोन, ये देखो बच्चों ओजोन हमारी, ठीक है। PAN, ये रहा PAN, तो रिमेनिंग क्या बच गया, कार्बन डाइऑक्साइड बच गई, डेफिनेटली ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट के, इसको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल के जा रहे हैं बच्चों कि फोटोकेमिकल स्मोक पॉल्यूशन, जो फोटोकेमिकल स्मोक पॉल्यूशन होता है वो क्या कंटेन नहीं करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन नहीं करता है। क्योंकि अपन नॉर्मल देखें अपन, तो यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो मैंने ये रिएक्शन के थ्रू बता दिया है कि आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है। एंड देन क्या होगा बच्चों, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट एंड ओजोन का फॉर्मेशन होगा, PAN एंड ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में होगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड विच डज नॉट कंटेन फोटोकेमिकल स्मोक पॉल्यूशन, ओके। सो डी इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट कंसंट्रेशन इन ब्लड इज कंसिडर अलार्मिंग इफ इट इज, ओके बच्चों देखो लेट कंसंट्रेशन की बात की जा रही है कि ब्लड के अंदर कंसिडर की गई है। तो देखो बच्चों अगर अपन देखें लेट कंसंट्रेशन क्या है, देखो बच्चों जो आपका अगर लेट क्या होता है, लेट इज रिलीज बाय कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, तो पेट्रोल का कंजप्शन होता है ना बच्चों, तो क्या होता है उससे हमारे क्या होता है, लेड रिलीज होता है। अब ये लेड क्या होता है बच्चों, अगर अपन देखा जाए तो ये लेड क्या होता है, ये हार्मफुल होता है फॉर ह्यूमन, ये क्या है, हार्मफुल होता है किसके लिए, हार्मफुल फॉर ह्यूमन। क्यों हार्मफुल होता है बच्चों, अगर देखा जाए तो इसके वजह से एक डिजीज को हो जाती है,
जिसको हम बोलते हैं प्लम्बिज्म, ठीक है, या हम बोल सकते हैं लेड पॉइजनिंग, ठीक है। अगर हम देखें कि लेड की कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ लेड है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ लेड क्या कोज करेगा, प्लम्बिज्म और लेड पॉइजनिंग। इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है बच्चों, अगर अपन देखें ब्रेन डैमेज हो जाता है, ब्रेन डैमेज इन चिल्ड्रन, किडनी इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, ठीक है बच्चों, ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं इसकी वजह से। अब देखो बच्चों, अगर नॉर्मल हमारी पूरी बॉडी के अंदर बात की जाए तो 150 to 400 mg हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, लेड होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, बॉडी के अंदर 150 to 400 mg कंसनट्रेशन होती है बॉडी के अंदर। अगर नॉर्मल हमारे ब्लड के अंदर देखा जाए तो बच्चों हमारे होते हैं 25 mg पर 100 ml, ये कंसनट्रेशन होती है बच्चों किसके अंदर, देखो ये होगा किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। एक एडल्ट के अंदर अगर हमारे अंदर देखा जाए तो बच्चों हमारी पूरी बॉडी के अंदर 150 to 400 mg हमारे कंसनट्रेशन मिलेगी किसकी, लेड की। और अगर नॉर्मल अगर कंसनट्रेशन देखी जाए तो 25 mg पर 100 ml ये नॉर्मल कंसनट्रेशन है। ये क्या है, नॉर्मल कंसनट्रेशन है इन ब्लड। बट अगर मैं बात की जाए कि अगर 70 mg पर 100 ml अगर इसकी कंसनट्रेशन हो जाए तो ये क्या करेगा बच्चों, क्लिनिकल डिसऑर्डर कोज करके जाएगा। क्या शो करके जाएगा, क्लिनिकल डिसऑर्डर शो करके जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो अलार्मिंग होती है, अलार्म की हम ये बोल रहे हैं ना कि लेट कंसंट्रेशन इन ब्लड इज कंसिडर अलार्मिंग, तो किस टाइम पे हमें क्या होना चाहिए, जाग जाना चाहिए। तो अलार्मिंग क्या होती है, वो कंसंट्रेशन क्या है हमारी, वो कंसंट्रेशन है बच्चों क्या, 30 mg पर 100 ml। अगर इतनी कंसंट्रेशन आ गई है लेड की तो डॉक्टर बोल देगा कि भाई लेड को कंट्रोल करो, क्योंकि अगर ये 70 mg पर 100 ml हो गया तो प्लम्बिज्म में डिजीज हो जाएगी, लेड पॉइजनिंग हो जाएगी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है छोटे बच्चों का, आपको लंग इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन होने के चांसेस है, ठीक है। तो अगर देख लेते हैं अपन क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा था, लेड कंसंट्रेशन इन ब्लड इज इफ इट इज 30 mg पर 100 ml। वाई, क्योंकि लेड क्या होता है, लेड रिलीज होता है बाय कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, ठीक है। एंड देन जैसे अपन पेट्रोल जल रहा है ना तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंबशन होता है ना इसका, तो कंबशन की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, आपका पेट्रोल के कंबशन की वजह से क्या होता है, लेड रिलीज होता है, जो कि हार्मफुल होगा किसके लिए, ह्यूमन के लिए, जिसकी वजह से डिजीज कोज हो जाती है, कौन सी, प्लम्बिज्म में, और लेड पॉइजनिंग हो जाती है, जो क्या शो करके जाएगी, ये ब्रेन डैमेज करने का, या ब्रेन डैमेज इन चिल्ड्रन, किडनी या लंग्स इन्फेक्शन, ये शो करके जाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारी पूरी बॉडी के अंदर कितनी कंसंट्रेशन होगी, 150 टू 400 mg एक एडल्ट की बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा, नॉर्मल कंसंट्रेशन है। अगर ब्लड में देखा जाए तो 20 mg पर 100 ml नॉर्मल कंसंट्रेशन इन ब्लड होती है। और अगर मैं बोलूँ 70 mg पर 100 ml अगर आ जाता है तो ये क्लिनिकल डिसऑर्डर को कोज करके जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लिनिकल डिसऑर्डर लाइक प्लम्बिज्म डिजीज कोज कर जाएगा, लेड पॉइजनिंग कर देगा बॉडी के अंदर, ठीक है, समझ में आया। सो नॉर्मल क्या अगर देखा, अलार्मिंग कंडीशन कहाँ आ जाती है कि हाँ अब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो कंसंट्रेशन है 30 mg पर 100 ml। सो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोराइड पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट, ओके बच्चों देखो फ्लोराइड पॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो फ्लोराइड जो पॉल्यूशन होता है, फ्लोराइड क्या कोज करता है, ये कोज करता है बच्चों क्या, फ्लोरोसिस, ये क्या करेगा बच्चों, फ्लोरोसिस क्या करता है, कोज करता है। ये इसका इफेक्ट आपको मेनली कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों, टिथ के ऊपर देखने को मिलेगा। फ्लोराइड की वजह से क्या होता है बच्चों, आपके जो दांत होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। मेनली अगर अपन देखिए बच्चों, फ्लोराइड पॉल्यूशन कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा बच्चों, राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके जो वाटर होता है ना, वाटर के अंदर क्या होता है बच्चों, एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड होती है बच्चों। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड होगी तो वो क्या करता है बच्चों, आपके जो दांत होते हैं ना वो पीले हो जाते हैं। एंड ये क्या करता है बच्चों, हमारे बोन को भी ब्रिटल करता है, क्या करता है, ब्रोन, इसके वजह से बोन ब्रिटल हो जाती है। क्यों हो जाती है बच्चों, क्योंकि क्या होता है, फ्लोरीन होता है ना, ये क्या करता है बच्चों, फ्लोरीन रिप्लेस कर देता है किसको, कैल्शियम 2+ को।
और कैल्शियम +2 कैल्शियम को चाहिए होती है, आपकी जो बोन्स होती है उनके स्ट्रॉन्ग के लिए चाहिए होती है, आपकी जो बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए होता है, कैल्शियम 2+ चाहिए। अब कैल्शियम 2+ को किसने रिप्लेस कर दिया, फ्लोरीन ने। तो फ्लोरीन की इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी बोन क्या हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। तो ये क्या करता है बच्चों, एजिंग ले आता है, प्री मैच्योरली एजिंग ले आता है। उन ह्यूमन के अंदर एजिंग देखने को मिलेगी प्री मैच्योरली, प्री मैच्योर आपको एजिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या है, फ्लोराइड की फ्लोराइड पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, कॉजेज हो रहा है क्या, फ्लोरोसिस हो जाता है, जो कि इफेक्ट करता है दांतों को सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से दांत आपके क्या होते हैं, येलोइश दिखने लग जाते हैं। ठीक है, देन क्या करता है ये फ्लोरीन, क्या करता है, रिप्लेस करता है कैल्शियम 2+ को, जिसकी वजह से बोन क्या हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि मेनली ये देखो इसकी ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, राजस्थान में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर, हाई एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड होती है वाटर में, जिसके वजह से क्या होती है, वहाँ के जो गाँव, जो राजस्थान में जो गाँव है, वहाँ पे क्या होते हैं, जो लोग हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर एजिंग पहले ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, मतलब एक यंग लड़का है बट उसकी एज में जो डिफरेंस है, अगर 20 साल का लड़का है तो वो 25 साल का लगेगा, 30 साल का है तो 35 साल का लगेगा, मतलब उनके अंदर एजिंग क्या, प्री मेच्योर एजिंग आ जाती है। ओके, सो यहाँ पे ब्रेन को इफेक्ट नहीं करता, हार्ट को नहीं करता, किडनी नहीं करता, यहाँ किसको कर रहा है, टेथ को कर रहा है या बोन को करेगा, क्योंकि बोन क्या होती है, सिर्फ ब्रिटल हो रही है। ओके, सो सी इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड नॉर्मल कन्वर्जेशन। लाइक अगर अपन बात कर रहे हैं कि अपन अगर बातें कर रहे हैं, नॉर्मल कन्वर्जेशन कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, जो नॉर्मल कन्वर्जेशन होती है उसमें जो साउंड की जो इंटेंसिटी होगी कितनी होती है बच्चों, वो होती है आपकी 30 to 60 dB होती है। डीबी को हम बोलते हैं डेसिबल, डेसिबल कहता है बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अनवांटेड साउंड आ रहा है, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइस। क्या होता है, अनवांटेड साउंड है तो उसको हम बोलेंगे बच्चों नॉइस। ठीक है, जिसका अब ये डीबी क्या होती है बच्चों, डीबी क्या होती है, डेसिबल होती है। एक तरह से अगर अपन देखें साउंड को अगर मेजर करते हैं तो इसकी एक यूनिट होगी, उस यूनिट को क्या बोलते हैं हम, डेसिबल डीबी बोलते हैं। तो बच्चों अबूव 80 dB साउंड या अबूव 80 dB जो साउंड होगा उसको हम बोलते हैं बच्चों, वो नॉइस कैटेगरी में आता है। उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, उसको हम बोलेंगे अनवांटेड साउंड। अगर 80 dB से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे नॉइस हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। ठीक है, और अगर अपन बोले नॉर्मल कन्वर्जेशन है, अपने बात चल रही है, तो अपन ये बात करेंगे कि हाँ साउंड आ रहा है। ठीक है, कहीं से साउंड आ रहा है, तो एक नॉर्मल कन्वर्जेशन ये, तो हम बात करेंगे 30 to 60 dB हमारा नॉर्मल आपका जो साउंड की जो इंटेंसिटी होगी नॉर्मल कन्वर्जेशन में 30 to 60 dB होगी। तो अगर हाई इंटेंसिटी की अगर साउंड आ रहा है, लाइक अगर हम बोले 80 dB से अबूव आ रहा है, तो हम बोलेंगे नॉइस आ रहा है। ठीक है, नॉइस मतलब बहुत शोर हो रहा है। ठीक है, तो अनवांटेड साउंड होगा जिसको हम बोलते हैं क्या, नॉइस। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या होगा, बी होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर। ओके बच्चों, इनमें से कौन है जो पॉल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, सिलिकोसिस, न्यूमोनियोसिस, एनफ्लोरोसिस एंड लेप्रोसिस। ओके बच्चों देखो, न्यूमोनिकोसिस का मतलब क्या होता है कि किससे कोज हो रहा है बच्चों, ये एक डिजीज कोज करता है न्यूमोनिया। क्या कोज करके जाता है, न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया किससे होता है बच्चों, अगर अपन देखें तो ये होता है बच्चों डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। इससे क्या होगा बच्चों, ये हमारा न्यूमोनिया डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूमोनिकोसिस। ठीक है, एंड अगर लेप्रोसिस की बात की जाए तो बच्चों ये किससे कोज हो रहा है, ये हो रहा है बच्चों माइकोबैक्टीरियम लैप्री। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि ये तो क्या हो रहा है, इनका क्या है, पैथोजन से कोज हो रहे हैं। अब रही बात सिलिकोसिस एंड फ्लोरोसिस। तो बच्चों देखो सिलिकोसिस क्या होता है बच्चों, लाइक अपने जो सिलिकन होते हैं ये किससे होता है, लाइक अपन देखें ना बच्चों, डस्ट पार्टिकल इनहेल करते हैं अपन, डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल के साथ में अगर अपन बात करें सिलिकन डाइऑक्साइड है, सिलिकन डाइऑक्साइड है, सिलिकन डाइऑक्साइड है या सिलिकन है, ये क्या होती है बच्चों, इनहेलेशन के थ्रू क्या होती है बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, एंड देन ये क्या होगा बच्चों, सिलिकोसिस कॉज कर सकती है। ये मेनली किस में देखने को मिलता है कि मेनली अगर अपन देखते हैं ना कि माइन में जो काम करते हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं, तो वहाँ पे या अपन बोले कि माइनिंग के अंदर जो काम कर रहे हैं तो उनके अंदर
उन वर्कर्स के अंदर देखने को मिलता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं, और डस्ट पार्टिकल जब अपन इनहेलेशन करते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो इनहेल के टाइम पे क्या होता है, इनके पार्टिकल क्या होते हैं बॉडी के अंदर चल जाते हैं, एंड देन ये क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं, सिलिकोसिस। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ये फ्लोरोसिस क्या होता है, फ्लोरोसिस की बात की जाए तो बच्चों ये अगर अपन देखें ये फ्लोराइड से होता है, किससे होगा, फ्लोराइड से होता है। ठीक है, तो अब फ्लोराइड क्या है बच्चों, ये अगर अपन देखें कि इसके अंदर अगर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन हाई है तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, आपके जो टिथ होते हैं ना, टिथ क्या होते हैं, ये आपकी येलोइश हो जाते हैं। बोन क्या होती है बच्चों, बोन आपकी ब्रिटल हो जाती है। क्यों ब्रिटल हो जाती है बोन आपकी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरीन क्या होता है बच्चों, फ्लोरीन क्या करता है बच्चों, रिप्लेस करता है, फ्लोरीन रिप्लेस कर देता है किसको, कैल्शियम 2+ को, जिसके वजह से आपकी क्या हो जाएगी, बोन ब्रिटल हो जाती है। ठीक है, मोटेल्ड टिथ हो जाते हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से, आपकी फ्लोरोसिस की वजह से। तो फ्लोरोसिस ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, मेनली राजस्थान के अंदर देखने को मिल रही है सर बच्चों की। तो राजस्थान के अंदर क्या होता है कि जो आपके कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे आपके फ्लोराइड की कंसनट्रेशन बहुत हाई है। तो ये क्या होता है बच्चों, आपकी जो फ्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है, एक्सेस कंसंट्रेशन इन वाटर, तो वाटर के अंदर आपकी ये फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ही हाई है। तो अब वाटर क्या होगा, ये वाटर क्या होगा बच्चे, पानी पीते हैं तो पानी के साथ में क्या होगा, ये फ्लोराइड क्या होता है बॉडी के अंदर चल जाता है। तो इसकी वजह से जो आपके जो चाइल्ड होते हैं ना बच्चे, मेनली ये किसमें देखने का असर देखने को मिलेगा, बच्चों के अंदर, जिसके उनके बच्चों के जो दांत होते हैं वो येलोइश हो जाते हैं, उनकी बोन क्या हो जाती है बच्चों, ब्रिटल हो जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से आपको क्या होगा बच्चों, जो एजिंग होती है ना, एजिंग, क्या मैं बोलूँ, प्री मेच्योर एजिंग देखने को मिलती है, प्री मेच्योर एजिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए ना बच्चों, तो सिलिकोसिस भी करेक्ट आंसर है एंड फ्लोरोसिस भी करेक्ट आंसर है, दोनों ही करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, न्यूमोनिकोसिस आपका निमोनिया डिजीज है। ठीक है, ये एक तरह से यहाँ पे क्या होता है, लंग इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, लंग्स इन्फेक्शन हो जाते हैं, आपको रेस्पिरेशन करने में दिक्कत आएगी, लंग्स आपके क्या होते हैं, जाम हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। ओके, कौन कोज करता है, डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, एज वेल एज लेप्रोसिस भी आपका क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये कोज करके जा रही है। फ्लोरोसिस एंड सिलिकोसिस ये क्या होता है बच्चों, पॉल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर है, क्योंकि सिलिकोसिस मतलब अगर अपन देख रहे हैं कि कोई वर्कर अगर माइनिंग में काम कर रहा है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, जहाँ डस्ट ज़्यादा उड़ती है वहाँ काम कर रहा है, तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल के साथ साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपकी क्या हो रहे हैं, आपके इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, ये बॉडी के अंदर चले जाते हैं, एंड ये क्या करते हैं बच्चों, सिलिकोसिस डिजीज को करके जा रहे हैं। एंड फ्लोरोसिस मतलब कि वाटर के थ्रू, वाटर में अगर एक्सेस कंसंट्रेशन है फ्लोराइड की, देन वो क्या करके जाएगा, उसकी वजह से क्या होती है, आपकी बोन क्या होते हैं, ब्रिटल हो जाती है, टिथ क्या होते हैं, येलोइश हो जाते हैं। ठीक है, मोटल टीथ हो जाते हैं। तो बोन ब्रिटल क्यों हो जाती है, क्योंकि फ्लोरीन क्या करता है, रिप्लेस कर देता है कैल्शियम 2+ को। कैल्शियम 2+ क्यों जरूरी है, बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब कैल्शियम 2+ ही नहीं है तो बोन क्या हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। ठीक है, इजिली क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है बोन आपकी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर जो करेक्ट आंसर देखे ना बच्चों, ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए।